morning children. Let's begin with the next topic. First of all, I will be giving you a review about what were we studying in the last class. So we were studying about the food agencies, in which the next which we will be talking about is, first of all, the previous one which we were talking about was CARE, that is Cooperative for Assistance and Relief Everywhere. And now the next agency which we will be studying is the CFTRI. Okay, CFTRI. This CFTRI is Central Food Technology and Research Institute. Central Food Technology and Research Institute, CFTRI, Mysore. It is there in the Mysore. So first of all, this CFTRI, इसका जैसे कि एब्रीविएशन में उसका जो नाम है वो क्या बता रहा है, दैट इज अ सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट. दैट इज एन इंस्टीट्यूट. ओके, so this CFTRI is an institute. It is basically a laboratory, you can say, and it was started in the year 1950s. 1950s में इस laboratory को start किया था, और presently इस laboratory में there are 200 scientists and engineers and also there are 200 skilled technicians. ठीक है, 200 के अराउंड साइंटिस्ट और इंजीनियर्स आर प्रेजेंट इन दैट CFTRI. साथ साथ में अराउंड 200 स्किल्ड टेक्नीशियंस आर देयर एज वेल, एंड currently it has got 16 research departments, you can say research and development departments. currently जो ये इंस्टीट्यूट है इसमें 16 रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं. ये डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं फूड के ऊपर. दे आर वर्किंग ऑन द बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड सेफ्टी. इन चीजों के ऊपर मेनली ये काम कर रहा है प्रेजेंटली. ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है इट मेनली डील्स विद द मेजर्स ऑफ फूड. कोई भी ऐसी चीज, कुछ भी जो फूड से रिलेटेड चीजें हैं, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं, उनके ऊपर बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूट है वो काम करता है. ओके, देन देर आर द मेन साइंटिफिक डिसिप्लिन. हमारे क्या है मेन साइंटिफिक डिसिप्लिन इस इंस्टीट्यूट के क्या क्या हैं? इट हैज अ फ्यू साइंटिफिक डिसिप्लिन लाइक बायोकेमिस्ट्री एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन. Okay, the first is biochemistry and applied nutrition. Second, rice and pulse technology. Third, flour milling, baking and confectionery. This is third. Fourth is food engineering. Fifth is packaging. Sixth is fruits and vegetable technology. Next is industrial research, consultancy and extension. Next is infestation control and pesticides. Next is meat, fish, poultry technology. Next is microbiology. Then is protein technology. Then is the spices and flavor technology. ये सारा anyways you will have to learn. ठीक है, क्या क्या डिपार्टमेंट्स है, क्या क्या मेन इनके साइंटिफिक डिसिप्लिन है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा. ठीक है, सो मेनली इनके ये सारे साइंटिफिक डिसिप्लिन थे उस इंस्टीट्यूट में. इन सारी चीजों के ऊपर मतलब काम हो रहा था, जिसमें से द मेन डिसिप्लिन वाज द स्पाइसेस एंड फ्लेवर टेक्नोलॉजी विच आई टोल्ड यू एट द लास्ट. ठीक है, ये जो था इट वाज मेन नहीं, मेन तो ये सारे ही थे, बट दिस स्पाइसेस एंड फ्लेवर टेक्नोलॉजी ऑफ द CFTRI, द स्पाइसेस एंड फ्लेवर टेक्नोलॉजी ऑफ CFTRI इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है, पूरी दुनिया में स्पाइसेस एंड फ्लेवर टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा यू कैन से काम जहां पर होता है दैट इज CFTRI पूरी दुनिया में. ओके, जो भी स्पाइसेस एंड फ्लेवर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम होता है वर्ल्ड वाइड, उसमें से सबसे जो लार्जेस्ट जो यू कैन से स्पाइसेस एंड फ्लेवर टेक्नोलॉजी का काम होता है दैट मेनली हैपेंस इन CFTRI. ओके, सो and also this institute, apart from the disciplines which are already there, apart from that institute also advises and offers technical help. ये एडवाइस करता है, साथ साथ में टेक्निकल हेल्प ऑफर करता है इंडस्ट्रीज को, फूड इंडस्ट्रीज को. फूड इंडस्ट्रीज जो माइजोर के अंदर हैं या फिर फूड इंडस्ट्रीज जो बाहर हैं, रीजनल स्टेशंस में जो है, जो पास पास की जगहों पे हैं या फिर जो माइजोर के बाहर हैं, वैसी जगहों पे भी दिस CFTRI offers advices, and along with the advices it can also offer the technical help if is required. ठीक है, तो ये वो भी प्रोवाइड करता है. साथ साथ में बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट्स हैं CFTRI के जो बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं, विच आर वेरी इम्पोर्टेंट. लाइक द एग्जाम्पल्स आर फूड फ्रॉम बफलो मिल्क. नेक्स्ट इज हाई प्रोटीन फूड. नेक्स्ट इज वीनिंग फूड. देन इन्फेंट्स फूड फ्रॉम वेजिटेबल प्रोटीन. ड्यूरोफ्यूम प्रोसेस.
then improvement in dehydration of fish, then canning of the fruits and there are various others. ये सारे इनके अचीवमेंट्स थे जो कि कुछ इसमें से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी थे, ठीक है. सो इसके अलावा इन अचीवमेंट्स के अलावा बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं इनके. रिसर्च पेपर्स मतलब बहुत सारी स्टडीज़ कंडक्ट करी हैं इन्होंने जिसके रिजल्ट्स सबके साथ शेयर किए हैं. सो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स को निकाला है, बहुत सारे पॉपुलर जर्नल्स को निकाला है. ऑल दीज वर द अचीवमेंट्स एंड द एक्टिविटीज ऑफ द CFTRI. जर्नल्स जो इन्होंने निकाले हैं वो मेनली आर इन द लैंग्वेज हिंदी एंड कन्नड़. तो हिंदी और कन्नड़ में बहुत सारे ऐसे जर्नल्स भी, पॉपुलर जर्नल्स भी इन्होंने पब्लिश किए हैं, ठीक है. जर्नल्स कब निकालते हैं? जब रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च की पूरी जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं रिसर्च जर्नल, ठीक है. सो दैट इज वन थिंग. ओके, सो दिस वाज अबाउट CFTRI. CFTRI हमारा जो है दैट इज मेनली अ लेबोरेटरी which was that is first of all an institute जो कि शुरू हुआ था एक लेबोरेटरी से in the year 1950s. Then not in the year 1950s but during the era of 1950s. एंड प्रेजेंटली यहाँ पे 200 साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, 200 के अराउंड स्किल्ड टेक्नीशियंस आर प्रेजेंट इन द इंस्टीट्यूट. 16 इनके डिपार्टमेंट्स हैं जो कि काम कर रहे हैं फूड के ऊपर, देन बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, फूड सेफ्टी के ऊपर. देन इनके कुछ मेन डिसिप्लिन्स हैं, डिसिप्लिनरी यू कैन से एक्टिविटीज़ हैं, साइंटिफिक डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ हैं. वो एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं मैंने लिस्ट किया था. Biochemistry, applied nutrition and all that. Those were the scientific disciplines of the institute. Mainly सारे disciplines में से जो spices and flavor technology है वो सबसे ज़्यादा, सबसे largest है वो of its kind in the entire world. पूरी दुनिया में सबसे उसके अपने जैसा ये एक सबसे largest discipline is there, which is scientific discipline is there, or the department is there, which is in the CFTRI. ठीक है. इसके अलावा मैंने ये बताया कि इंस्टीट्यूट साथ साथ में एडवाइस करता है, टेक्निकल हेल्प को ऑफर करता है टू द फूड इंडस्ट्रीज विच आर इन द माइजोर एंड विच आर आउट ऑफ द माइजोर. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट इट. with the completion of CFTRI, this particular chapter gets over here. Food and nutritional agencies gets over here with the completion of the CFTRI. ठीक है. सो मेनली हम लोगों ने यहाँ पे एजेंसीज में क्या क्या चीजें पढ़ी थी. वी फर्स्ट ऑफ ऑल हैव स्टडीड विद द FAO, दैट इज द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद हमने पढ़ा NIN हैदराबाद, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद. उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा NIPCCD, दैट इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. नेक्स्ट हमने पढ़ा केयर, दैट इज कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर. नेक्स्ट हमने पढ़ा CFTRI, दैट इज सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट. ओके, इतने फूड एंड न्यूट्रिशनल एजेंसीज हमने पढ़े इस पर्टिकुलर चैप्टर में. नाउ वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज ऑल्सो द लास्ट चैप्टर, दैट इज द असेसमेंट ऑफ द न्यूट्रिशनल स्टेटस. किसी के न्यूट्रिशनल स्टेटस को कैसे असेस करते हैं. वैसे तो ये सब कुछ ओवरऑल आप पीछे पढ़ते हुए चले आए हो. स्टिल आई वुड लाइक टू गिव यू वट एवर आई विल बी डिलीवरिंग यू वट एवर इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशनल असेसमेंट का क्या मतलब होता है. असेसमेंट मतलब टू चेक और टू इवेल्युएट एंड देन मेकिंग अ रिजल्ट ऑफ वट एवर इवेल्युएशन हैज बीन डन, दैट इज असेसमेंट. ठीक है. सो न्यूट्रिशनल असेसमेंट का क्या मतलब है. किसी के न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करना. चेकिंग एनीबॉडीज न्यूट्रिशनल स्टेटस बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स, दैट इज द न्यूट्रिशनल असेसमेंट. अभी ये हमारा जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है बहुत सारे फैक्टर्स को मिला करके बनता है न्यूट्रिशनल स्टेटस. ठीक है. सबसे पहले न्यूट्रिशनल स्टेटस का क्या मतलब है. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स से न्यूट्रिशनल स्टेटस बनता है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. जैसे कि फूड है, साथ साथ में फिजिकल एक्टिविटीज है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. अगर आप प्रॉपर खाना खा रहे हो पर प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो क्या होगा. ओबेसिटी होगी. ठीक है. सो वो क्या, फूड और फिजिकल एक्टिविटी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ठीक है. सो सिमिलरली जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है हमारा वो बहुत सारे इंटर रिलेटेड फैक्टर्स से मिल करके बनता है. देन अब जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है इट बेसिकली डिपेंड्स और it is influenced by what kind of nutrition are you taking.
whether you are taking adequate nutrition or not, in terms of its quantity, in terms of its quality. जो nutrition आप ले रहे हो वो adequate है या नहीं, quantity wise adequate है या नहीं, quality wise adequate है या नहीं, साथ साथ में physical activity और the physical health of the person, that is also included in it. तो इन सारी चीजों से मिल करके बनता है आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस. और अगर हम बात करें, ये हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, ऑफ एन इंडिविजुअल. न्यूट्रिशनल स्टेटस की क्या जो हम बात कर रहे हैं वो एक इंडिविजुअल के लिए बात कर रहे हैं. बट इफ वी से और इफ वी टॉक अबाउट द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ कम्युनिटी, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक कम्युनिटी का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसे बनता है, उसमें रहने वाले हर एक मेंबर का न्यूट्रिशनल स्टेटस मिल करके बनाता है एक कम्युनिटी का न्यूट्रिशनल स्टेटस. अगर एक कम्युनिटी में कंसिडर करो 100 लोग रहते हैं, ठीक है, 100 फैमिलीज रहती हैं, उन 100 फैमिलीज में से अगर 80% फैमिलीज मैल नरिश्ड हैं, ठीक है, देन जो 20% है वो प्रॉपरली नरिश्ड है. पर कम्युनिटी का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या कहलाएगा कि कम्युनिटी इज मैल नरिश्ड, ठीक है, या फिर 8:1 ऐसे करके भी बोल सकते हैं, ठीक है. ये उसका न्यूट्रिशनल और मैल न्यूट्रिशनल स्टेटस है. कम्युनिटी में ज्यादातर जो मेजोरिटी है दैट इज फॉर द मैल नरिश्ड पीपल. सो द कम्युनिटी विल बी सेड एज अ होल अ मैल नरिश्ड कम्युनिटी, और अ कम्युनिटी हुज न्यूट्रिशनल स्टेटस इज नॉट एडिक्वेट और इज नॉट मेंटेन्ड. ओके, सो ये कहता है आपका कम्युनिटी न्यूट्रिशनल स्टेटस. कम्युनिटी न्यूट्रिशनल स्टेटस बनता है कम्युनिटी में रहने वाले हर एक इंडिविजुअल के. मैंने फैमिली का एग्जांपल दिया, आप वैसे इंडिविजुअल का एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो. हर एक इंडिविजुअल के न्यूट्रिशनल स्टेटस से बनता है कम्युनिटी का न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है. दैट इज अबाउट द न्यूट्रिशनल स्टेटस. एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट का क्या मतलब है, जब उसी न्यूट्रिशनल स्टेटस को हम असेस करते हैं, दैट इज द न्यूट्रिशनल असेसमेंट, ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स क्या है न्यूट्रिशनल असेसमेंट के, क्यों हम करते हैं न्यूट्रिशनल असेसमेंट. सबसे पहले टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, एक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, एक कलेक्टिव डेटा हमारे पास हो सके ऑन द प्रिविलेंस एंड द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स. एक ऐसा डेटा हमारे पास कलेक्ट हो सके जिससे हमें ये पता चल सके कि अगर कोई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम कम्युनिटी में है, जैसे कि किसी कम्युनिटी में लोगों को प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है, तो हम ये पता कर सकें कि कम्युनिटी में प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन किस हद तक फैला हुआ है, ठीक है. व्हाट इज द प्रिवेलेंस ऑफ द डिजीज, कितने लोगों को है ये डिजीज, और क्या उसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है. ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे हर एक घर में है या फिर एक घर में है, फिर 2-3 घर छोड़ के फिर एक घर में किसी को है, फिर 2-3 घर छोड़ के फिर किसी को है, तो क्या उसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और कितना उसका प्रिवेलेंस है. टू ऑब्टेन डेटा रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग वी नीड टू डू द न्यूट्रिशनल असेसमेंट. दिस वॉज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन ग्रुप हु आर एट रिस्क. ऐसे ग्रुप को पता कर सकें जो एट रिस्क ग्रुप्स हैं, जिनको ज्यादा चांसेस है कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम होने की, और किनको हम लोगों को ज्यादा असिस्टेंस प्रोवाइड करने की जरूरत है. ऐसे लोगों को फाइंड आउट किया जा सके, इसके लिए दिस न्यूट्रिशनल असेसमेंट इज डन. जैसे अभी कोरोना हो रहा है, तो कोरोना में क्या करते हैं, गवर्नमेंट हमारी किस चीज में लगी हुई है कि ये पता कर सके कि कौन सी ऐसी जगह है जो एट रिस्क है. जैसे महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा कोरोना इस टाइम फैला हुआ है, तो कोरोना की जो पॉपुलेशन है वो एट रिस्क पॉपुलेशन है, वहां पे ज्यादा असिस्टेंस देने की जरूरत है. वैसे जैसे रेड जोन जो हो गया, वहां पे ज्यादा असिस्टेंस की जरूरत है. तो ये कैसे पता चला, असेसमेंट से पता चला, राइट. वहां पे कितने केसेस हो रहे थे, क्या डेटा प्रॉपर कलेक्ट किया, तभी तो ये चीज पता चली. तो सिमिलरली न्यूट्रिशनल असेसमेंट का भी सेम ऑब्जेक्टिव है कि जो एट रिस्क पॉपुलेशन है, एट रिस्क मतलब जिन लोगों को ज्यादा चांसेस है, जिन लोगों को ज्यादा हाई रिस्क है, उनको पता कर सके ताकि उनको प्रॉपर असिस्टेंस दिया जा सके टू ओवरकम फ्रॉम द डिजीज, ओके, और द न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स. थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप अ हेल्थ केयर प्रोग्राम दैट मीट्स द नीड्स by defined by the assessment. ऐसे हेल्थ केयर प्रोग्राम्स को डेवलप किया जा सके जो उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रही हो. जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है कम्युनिटी में, उनके अगेंस्ट ऐसे प्रोग्राम्स को डेवलप किया जा सके जिससे कि वो डिजीज सही हो सके, उसको ओवरकम किया जा सके, उसको क्योर किया जा सके उस न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम को. सो दैट वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज
टू इवैल्यूएट द फेलियर और द सक्सेस ऑफ हेल्थ प्रोग्राम। पहले हमने ये पढ़ा कि प्रोग्राम को डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये बता रहा है कि जो प्रोग्राम डेवलप किया या जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो प्रोग्राम्स कितने इफेक्टिव हैं, कितना सक्सेसफुल है, कितना फेलियर रेट है उनका, वो पता करने के लिए दिस पर्टिकुलर असेसमेंट इज डन। सॉरी, नेक्स्ट इज टू असेस द डिग्री ऑफ मैल न्यूट्रिशन। अगर कहीं पे मैल न्यूट्रिशन है तो कितनी डिग्री तक मैल न्यूट्रिशन है, मॉडरेट है, माइल्ड है, मॉडरेट है या बहुत सीवियर मैल न्यूट्रिशन है, उस डिग्री को पता करने के लिए भी इट इज डन। एग्जाम्पल PEM के लिए पता कर सकते हैं, जैसे वेरियस अदर एग्जाम्पल्स आर देयर, कोई भी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग दैट कैन बी डन। ओके, सो या दिस वाज अबाउट इट, दीज वर द ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें रिगार्डिंग द प्रीवेलेंस एंड द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज। सेकेंड ऑब्जेक्टिव वाज कि जो एट रिस्क पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को पता करके टैकल किया जा सके प्रॉब्लम को। नेक्स्ट है प्रोग्राम्स को डेवलप किया जा सके जो इस न्यूट्रिशनल प्रोग्राम को ओवरकम करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है कि जो प्रोग्राम्स डेवलप हुए हैं वो प्रोग्राम्स कितने इफेक्टिव हैं वो पता करने के लिए, कितना सक्सेस है कितना फेल्योर है वो पता करने के लिए इट इज डन। नेक्स्ट इज टू असेस द डिग्री ऑफ मैल न्यूट्रिशन, कितना मैल न्यूट्रिशन कितना डिग्री तक है वो पता करने के लिए इट इज डन। ओके, नेक्स्ट इज मेथड ऑफ असेसमेंट। मेथड ऑफ असेसमेंट में हमारा क्या आ जाता है, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं न्यूट्रिशनल असेसमेंट करने के लिए, और क्या क्या है वो वन बाय वन आई विल बी टेलिंग यू। फर्स्ट इज क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन हमारा क्या है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत सारे हमारे जो न्यूट्रिशनल सर्वेज हैं उसमें हेल्पफुल है, उनमें इट इज डन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है उसमें। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्रैक्टिकल मेथड है न्यूट्रिशनल स्टेटस को इवैल्यूएट करने के लिए, किसी भी ग्रुप का या फिर किसी भी ग्रुप में इंडिविजुअल्स का न्यूट्रिशनल असेसमेंट करने के लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल टू कंडक्ट। ओके, इसमें बहुत सारे फिजिकल साइंस को बहुत सारे फिजिकल साइंस को देखा जाता है, देन कुछ स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स को इवैल्यूएट किया जाता है जो कि मैल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। ठीक है, जो भी फैक्टर्स मैल न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं उन स्पेसिफिक फैक्टर्स के लिए, उन स्पेसिफिक सिम्टम्स के प्रेजेंस के लिए लोगों को इवैल्यूएट किया जाता है। फिजिकल साइंस हो सकते हैं, स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक हमारे कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं जिनको हम चेक करते हैं फॉर मैल न्यूट्रिशन। और जब मैल न्यूट्रिशन के 2 या 2 से ज्यादा क्लिनिकल साइंस प्रेजेंट हैं या फिर किसी भी डेफिशिएंसी के 2 या 2 से ज्यादा क्लिनिकल साइंस प्रेजेंट हैं, देन ये चांसेस हैं दैट द डिजीज कैन बी present. Okay, and so there if more than two or more than 2 symptoms or 2 signs are present of which shows any sort of deficiency, then there are chances के deficiency disease will be there, and अगर कई लोगों में वो चीज मिल रही है तो इसका मतलब कम्युनिटी में मैल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, WHO के एक एक्सपर्ट कमिटी ने क्लासिफाई किए हैं साइंस को, न्यूट्रिशन सर्वे कंडक्ट करवाया, उसके बेसिस में इन साइंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, कि अगर ऐसे सिम्टम्स प्रेजेंट हैं तो देर आर चांसेस कि डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती है। पहला सिम्टम इसमें क्या है, पहला सिम्टम इज नॉट रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। पहला सिम्टम जो है, पहला जो साइन जो उन्होंने दिया है WHO ने, वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड नहीं है। क्या है वो चीज, दैट इज एलोपेशिया। एलोपेशिया इज लॉस ऑफ हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है जब पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ हेयर, दैट इज एलोपेशिया। एलोपेशिया, पायरिया इज बैड ब्रेथ। ठीक है, देन टेरिजियम। ठीक है, ये आपके सिम्टम्स जो हैं ये न्यूट्रिशन से अलग बताया है कि ये सिम्टम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका सिम्टम क्या है, नेक्स्ट कुछ ऐसी चीजें जिसमें कि फर्दर हमें और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। क्या हो सकता है वो, मोलर पिगमेंटेशन, अगर मोलर पिगमेंटेशन प्रेजेंट है, कॉइंड वैस्कुलराइजेशन प्रेजेंट है, या जियोग्राफिक टंग प्रेजेंट है। इन दीज पर्टिकुलर केसेस फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऐसे कुछ साइंस हैं जिनको
जिनकी आप कह सकते हो जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। पहले हमारे ऐसे थे जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड नहीं थे, दूसरे हमारे ऐसे साइंस थे जो अगर प्रेजेंट हैं तो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जैसे कि मोलर पिगमेंटेशन हो गया, जोग्राफिक टंग हो गया। अगर ऐसे सिम्टम्स प्रेजेंट है तो फर्दर हमें और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज कुछ ऐसे सिम्टम्स जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, विच आर वैल्यूएबल इफ यू हैव टू आइडेंटिफाई एनी सॉर्ट ऑफ डेफिशिएंसी, डिजीज और एनी सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स। वो क्या क्या हो गया? एंगुलर स्टोमेटाइटिस, देन बाइटॉट स्पॉट। ये सब मेडिकल सर्जिकल में आप पढ़ोगे कि क्या चीजें होती हैं, यहाँ फिलहाल आप लर्न कर लेना कि क्या होता है, ठीक है। स्टोमेटाइटिस क्या होता है? दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओरल कैविटी, ठीक है। ये सब आपको अभी इतना जरूरी नहीं है, आप याद कर सकते हो आगे जाकर कि ये सब चीज आप डिटेल में पढ़ोगे मेडिकल सर्जिकल में, ठीक है। सो स्टोमेटाइटिस में क्या आपका स्टोमेटाइटिस है अगर, तो उस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है और उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बाइटॉट स्पॉट है, बाइटॉट स्पॉट क्या होता है मैं बता चुकी हूँ क्लास में। सो बाइटॉट स्पॉट के केस में, काफ टेंडरनेस के केस में, अगर जो काफ मसल्स हैं हमारी अगर वो टेंडर हो जाए, अगर वो स्टिफ हो जाए, हार्ड हो जाए, तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। देन एब्सेंस ऑफ नी और एंकल जर्क्स, नी या फिर एंकल जर्क्स अगर एब्सेंट हैं, सो दैट कैन हैपन इन बेरी आपका डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, उसमें हो सकता है ऐसा, तो वो भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये इस पर्टिकुलर साइन को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। देन थायराइड ग्लैंड अगर एनलार्ज हो रहा है तो इसका मतलब दैट कैन बी गोइटर, तो उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे आपने जो पीछे सिम्टम्स पढ़े हैं, जो डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, सिम्टम्स पढ़े हैं, अगर उनके कुछ सिम्टम्स हैं प्रेजेंट, सो दोज कैन नॉट बी इग्नोर्ड, दोज कैन नॉट बी अवॉइडेड, दोज आर वेरी वैल्यूएबल if you have to detect the nutritional disorders. Okay, so yeah, it was about it. Then इसके अलावा साथ साथ में एक और चीज दी हुई है, वो ये है कि मैल न्यूट्रिशन समटाइम्स कैन नॉट बी क्वांटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल साइंस। इसका ये मतलब है कि क्लिनिकल साइंस है तो आप ये तो पता कर सकते हो कि डेफिशिएंसी है, जैसे कि अगर काफ मसल्स टेंडर हैं तो ये तो हम सोच सकते हैं कि दैट कैन बी बिकॉज ऑफ बेरी, ठीक है। ये बेरी जो हमारा डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है उसकी वजह से हो सकता है, पर उन सिम्टम्स के प्रेजेंस की वजह से आप ये पता नहीं कर सकते हो कि किस डिग्री तक ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे पीईएम के सिम्टम्स हमने पढ़े हैं, ठीक है, क्वेशॉकर एंड मेरास्मस। क्वेशॉकर के अलग सिम्टम्स हैं, मेरास्मस के अलग सिम्टम्स हैं। अगर वो सिम्टम्स आप किसी बच्चे में देखोगे तो आप ये पता कर सकते हो, जैसे अगर आपने देखा किसी बच्चे का मून लाइक फेस है तो आप पता कर लोगे कि दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेशॉकर, ठीक है। किसी के बहुत ब्रिटल हेयर है तो हम क्वेशॉकर की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये पता नहीं कर सकते कि कितना डिग्री या कितना लेवल तक प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन है, कि इसको सीवियर पीईएम है या फिर इसको मॉडरेट पीईएम है, ठीक है। सो मैल न्यूट्रिशन में सिम्टम्स की वजह से डिजीज का प्रेजेंस तो पता चल सकता है, बट यू विल नॉट बी एबल टू एक्चुअली आइडेंटिफाई और यू विल नॉट बी एबल टू डिटरमाइन द डिग्री और द सिवियरिटी ऑफ द पर्टिकुलर डिसऑर्डर, ओके, दैट कैन बी देयर। देन बहुत सारे ऐसे डेफिशिएंसीज हैं, बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनमें कोई फिजिकल साइंस प्रेजेंट भी नहीं होते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। देन ओके, सो दिस वाज अबाउट द क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ये मैंने पहला मेथड बताया क्लिनिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट मेथड इज एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री क्या होता है पहले मैं कई बार बता चुकी हूँ। एंथ्रोपोमेट्री हमारा क्या होता है, इसमें फिजिकल मेजरमेंट करते हैं, एक इंडिविजुअल का फिजिकल मेजरमेंट करते हैं, लाइक हाइट हो गया, वेट हो गया, ठीक है। सो फिजिकल मेजरमेंट करते हैं और उसमें अगर नॉर्मल से कुछ डेविएशन है, सो दैट कैन बी ड्यू टू इम्प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और द मैल न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन। तो इसको पता करने के लिए एक हमारा मेथड है एंथ्रोपोमेट्री। सो एंथ्रोपोमेट्री हमारा मेनली क्या होता है, इसमें हम ऑब्टेन करते हैं, इसमें वी आर गेटिंग द फिजिकल मेजरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल विच इज रिलेटिंग देम टू द स्टैंडर्ड्स, जो कि पहले हम किसी का फिजिकल मेजरमेंट लेते हैं एक इंडिविजुअल का, फिर उसको हम स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करते हैं, तब हमें पता चलता है उस इंसान का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनका हमें क्या करना होता है,
मंथली हम चेक करते हैं उनका हाइट और वेट। फिर हम चेक करते हैं अगर एक बच्चा 5 साल का था, उसका हाइट इतना होना चाहिए, वेट इतना होना चाहिए। स्टैंडर्ड एक नॉर्मल बच्चे का हाइट, 5 साल के एक नॉर्मल बच्चे का इतना हाइट होना चाहिए, इतना वेट होना चाहिए। फिर जिस बच्चे का हम चेक कर रहे हैं उसके डेटा को नॉर्मल स्टैंडर्ड से हम मिलाते हैं। फिर देखेंगे कि जो बच्चा हमारे पास है उसका वेट और हाइट क्या नॉर्मल है या नहीं है। ओके, सो सिंपली यहाँ पे हम ये चीज करते हैं। देन these measurements are also useful for evaluating the over nutrition और under nutrition। ये मैं पहले बोल चुकी हूँ। over nutrition या under nutrition को फाइंड आउट करने के लिए भी ये हेल्पफुल है अगर एक्यूरेट मेजरमेंट किए गए हैं तो, और अगर उसको काफी टाइम से हम रिकॉर्ड करते आ रहे हैं तो। अगर काफी टाइम से एक इंसान का हम न्यूट्रिशनल स्टेटस रिकॉर्ड करते आ रहे हैं, फिर एक टाइम पे आने के बाद अगर उसको अंडर न्यूट्रिशन हो गया, तो आप पता कर सकते हो कि पहले तो इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही था, पहले इसका इतना हाइट था, इतना वेट था। अभी इसका जैसे पिछले महीने तो इसका सही था, इस महीने या पिछले 2-3 महीनों से इसका जो है वो हाइट और वेट जो है वो प्रॉपर बढ़ नहीं रहा, वेट बहुत कम होता जा रहा है या फिर वेट बहुत बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अगर प्रॉपर रिकॉर्ड को ओवर अ टाइम पीरियड इफ द प्रॉपर रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड, देन over nutrition and under nutrition can be easily identified. Whenever it happens, it can be easily identified, and of course we can compare the results what we are having currently and the data which we are recording since a longer period of time. The two data can be compared, and then a proper judgment can be made that whether the person is overnourished or whether the person is undernourished. That can be done. Okay, so yeah, कॉमन हमारे जो मेजरमेंट्स हैं जो हम लेते हैं एंथ्रोपोमेट्री में, वो क्या हो जाता है, हाइट है, वेट है, हेड सर्कमफेरेंस, मिड आर्म सर्कमफेरेंस, स्किन फोल्ड थिकनेस, वेस्ट सर्कमफेरेंस, ये सारी चीजें। ठीक है, हेड सर्कमफेरेंस मतलब यहाँ से स्टार्ट करके पूरे हेड का सर्कमफेरेंस। मिड आर्म सर्कमफेरेंस मतलब एक्रोमियन प्रोसेस से ऑल्क्रोनियन प्रोसेस के बीच का मेजरमेंट। अभी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, यहाँ पे होता है एक्रोमियन प्रोसेस, यहाँ पे होगा ऑल्क्रोनियन प्रोसेस, हियर इज ऑल्क्रोनियन प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेस के बीच को पहले हम इन दोनों को मेजर करते हैं, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, फिर बीच में जो वैल्यू आ रही है वहां पे मेजरिंग टेप रखकर हम उसे मेजर करते हैं। ठीक है, सो हेड सर्कमफेरेंस, मिड आर्म सर्कमफेरेंस, वेस्ट सर्कमफेरेंस, हाइट, वेट, इन सारी चीजों को चेक करके वी विल बी एबल टू know the anthropometric measurement of a person, and then we can compare it with the normal measurement। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो पर्सन है वो नॉर्मली उसका नरिशमेंट नॉर्मल है या नहीं है। ओके, सो इसको अब 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द हाइट एंड वेट। हाइट एंड वेट हमारा जो है दैट कैन बी इवेल्युएटेड अगेंस्ट वेरियस नॉर्म्स। बहुत सारे हमारे ऐसे नॉर्म्स हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हाइट और वेट को हम मेजर कर सकते हैं। बच्चे का जो ग्रोथ है वो इजीली मॉनिटर किया जा सकता है बाय मैपिंग अ डेटा ऑन द ग्रोथ कर्व्स। जो भी ग्रोथ कर्व्स हैं बच्चे के, जो हाइट हो गया या फिर वेट हो गया बच्चे का, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे का हाइट और वेट मेजर करके उसको प्रॉपरली ग्रोथ चार्ट में लिख करके एक डेटा को मेंटेन करके उसको फिर हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इन्फेंटोमीटर को यूज कर सकते हैं। अगर कोई इन्फेंट है हमारे पास तो इन्फेंटोमीटर को यूज कर सकते हैं ताकि छोटे बच्चे की हाइट को, छोटे बच्चे की लेंथ को मेजर किया जा सके। जो बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट खड़े नहीं हो सकते, राइट, तो इन्फेंट की हाइट को मेजर करने के लिए उनको एक इन्फेंटोमीटर आता है, उसमें साइड में स्केल्स फिट होते हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, बच्चे की क्राउन हील लेंथ को मेजर किया जाता है। क्राउन हील लेंथ मतलब सिर से लेकर के, सिर का सबसे जो ऊंचा पार्ट है वहां से लेकर के बच्चे के हील तक, एड़ी तक, उतना बच्चे को मेजर किया जाता है। सो क्राउन हील लेंथ को मेजर कर सकते हैं इन्फेंटोमीटर में रख करके बच्चों को। उसके बाद स्टेडियोमीटर को यूज कर सकते हैं एडल्ट्स के लिए। स्टेडियोमीटर क्या होता है, वॉल माउंटेड स्टेडियोमीटर और स्टेटियोमीटर। इसमें क्या होता है, दीवार पे वो लगा हुआ होता है स्टेटियोमीटर, उससे आप किसी भी पर्सन को, उसको आप नीचे खींच करके लाओगे, वो आपको बता देगा कितना प्रॉपर मेजरमेंट है। ठीक है, सो दिस कैन बी डन। वो दीवार पे लगा हुआ होता है हॉस्पिटल्स में, आपने अगर देखा हो, आपके हॉस्पिटल में आई डोंट थिंक है,
अच्छे हॉस्पिटल्स में इट इज देयर, ठीक है। इसके अलावा मेजरिंग टेप को यूज करके भी एडल्ट्स का आप जो है वो हाइट मेजर कर सकते हो, आपने फिजिकल एग्जामिनेशन में जैसे पढ़ा है, इट कैन बी डन लाइक दैट। ओके, देन ब्लैक बॉर्न्स फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ब्लैक बॉर्न्स फॉर्मूला हमारा जो है BLACKBURN''S, ब्लैक बॉर्न्स फॉर्मूला। ब्लैक बॉर्न्स फॉर्मूला हमारा जो है वो 1977 में आया था। इट इज देयर, ब्लैक बॉर्न्स फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं ताकि परसेंटेज निकाल सकें ऑफ रिसेंट वेट चेंज। जो किसी इंसान का रिसेंटली जो वेट चेंज हुआ है वो कितना परसेंट चेंज हुआ है, उस परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए द ब्लैक बॉर्न्स फॉर्मूला कैन बी यूज्ड। जैसे कि यू कैन टेक एन एग्जाम्पल, सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ अ पर्सन इज 5% इन अ मंथ। एक महीने में किसी पर्सन का सिग्निफिकेंट जो वेट लॉस है वो 5% हुआ। 7.5% उसका वेट लॉस हुआ 3 मंथ में, 10% लॉस हुआ 6 मंथ्स में, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग ब्लैक बॉर्न फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सीवियर वेट लॉस हुआ, दैट इज मोर देन 5% एक महीने में, देन मोर देन 7.5% 3 महीने में, देन मोर देन 10% इन 6 मंथ्स, ठीक है। फिर इसको प्रॉपरली हम मेंटेन कर सकते हैं रोड टू हेल्थ कार्ड में। एक हेल्थ कार्ड होता है, उसको बोलते हैं रोड टू हेल्थ। रोड टू हेल्थ मतलब हेल्थ की तरफ जाता हुआ रास्ता, हिंदी में रोड टू हेल्थ, रोड ROAD, रोड टू हेल्थ मतलब हेल्थ की तरफ जाता हुआ रास्ता। सो एक कार्ड बनाया जाता है जिसमें सारा डेटा हम रिकॉर्ड करते हैं बच्चे का, उसका हाइट लाइक मंथली अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मंथली उस डेटा को उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। उस कार्ड का नाम होता है, आप उसको ग्रोथ चार्ट भी बोल सकते हो या फिर वैसे इट इज सेड एज रोड टू हेल्थ कार्ड। सो रोड टू हेल्थ कार्ड हमारा जो है वो बहुत यूजफुल है अगर हम PEM को इवेल्युएट कर रहे हैं, तो प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन को अगर हम इवेल्युएट कर रहे हैं तो उसके लिए वो बहुत हेल्पफुल है, उसकी डिग्री को फाइंड आउट करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप काफी टाइम से डेटा को मेंटेन कर रहे हो ना, तो आपने ये देखा कि पिछले महीने इसका वेट इतना था बच्चे का, उसके पिछले महीने इतना था, अभी इतना आ रहा है, तो आप इवेल्युएट कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल अभी दिया कि एक महीने में उसका 5% वेट लॉस हुआ, 3 महीने का अगर हमने देखा तो उसको मिला करके 7.5% लॉस हुआ। आई एम सो सॉरी, समथिंग इज इनटू माय आई एंड इट इज इरिटेटिंग मी, या सॉरी। सो 3 महीने में 7.5% लॉस हुआ, देन 6 मंथ्स में 10% लॉस हुआ। तो ये अगर जब हम प्रॉपर डेटा मेंटेन करेंगे तभी तो हमें पता चल पाएगा ना। सो दिस वे द रोड टू हेल्थ कार्ड इज वेरी वेरी यूजफुल व्हेन वी आर determining or when we are identifying the degree of a particular disease, जैसे कि स्पेशली PEM के लिए हम बात कर रहे हैं। सो इट कैन बी डन लाइक दैट। ये था आपका हाइट एंड वेट मेजरमेंट। नेक्स्ट है आपका स्किन फोल्ड थिकनेस। स्किन फोल्ड थिकनेस में हम क्या करते हैं, जो हमारे स्किन फोल्ड्स हैं उनकी थिकनेस को चेक करते हैं। जैसे कि एब्डोमेन की हमारी जो थिकनेस है उस थिकनेस को पकड़ के हम चेक करते हैं कि इतना ही थिक होना चाहिए या नहीं। पकड़ के नहीं, कैलिपर को यूज करते हैं, कैलिपर के थ्रू उसको हम होल्ड करते हैं एंड देन वी आर मेजरिंग द स्किन फोल्ड थिकनेस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्किन फोल्ड थिकनेस को हम फैट फोल्ड भी बोल सकते हैं। फैट फोल्ड, क्योंकि फैट की वजह से ही बॉडी में क्रीज आ जाती है ना। फोल्ड्स कब आते हैं? फैट की वजह से, ठीक है। सो फैट फोल्ड भी बोल सकते हैं, स्किन फोल्ड भी बोल सकते हैं। इनकी थिकनेस को जब हम मेजर करते हैं, किस लिए? ताकि ये पता कर सकें कि कितना अमाउंट ऑफ फैट स्टोर्ड है एक इंसान में। दैट इज द स्किन फोल्ड थिकनेस। स्किन फोल्ड थिकनेस, स्किन फोल्ड थिकनेस का क्या मतलब है? जब हम किसी के स्किन फोल्ड्स को या फिर उसके फैट फोल्ड्स को मेजर करते हैं ताकि हम ये पता कर सकें कि किसी की बॉडी में कितना फैट स्टोर्ड है, दैट इज नोन एज द स्किन फोल्ड थिकनेस। क्लिनिकल सेटिंग्स में दिस इज मेनली डन, बहुत इसको क्लिनिकल सेटिंग्स में प्रैक्टिस किया जाता है। ये मेथड कितना वैलिड है ये डिपेंड करता है कि कितना एक्यूरेटली आपने स्किन फोल्ड को मेजर किया है, ठीक है। सी इसकी वैलिड स्किन फोल्ड थिकनेस की वैलिडिटी मतलब कितना वो वैलिड है, कितना आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो उस मेजरमेंट के ऊपर, ये डिपेंड करता है कि कितना एक्यूरेटली आपने स्किन फोल्ड्स को मेजर किया है, ठीक है। इसमें हम क्या क्या चीजें मेजर करते हैं? मेनली ट्राइसेप को मेजर करते हैं, सब कैप्सूल और हमारा सब कैप्सूलर मेजरमेंट्स करते हैं, सब कैप्सूलर मेजरमेंट्स करते हैं और ट्राइसेप को मेनली मेजर करते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों हमारी चीजें ट्राइसेप और सब कैप्सूलर मेजरमेंट्स, ये बहुत यूजफुल हैं क्योंकि ये कंप्लीट स्टैंडर्ड्स हमें प्रोवाइड करती हैं, ये प्रॉपर हमें प्रोवाइड करती हैं डेटा। देन ऑल्सो
ऑल्सो इट इज यू कैन से ट्राइसेप और सब कैप्सुलर, अगर हम सब कैप्सुलर मेजरमेंट कर रहे हैं तो दैट इज इनफ, बाकी पूरी बॉडी में हमें करने की जरूरत नहीं है। इतना अगर हम कर रहे हैं तो इसको हम ये कंसिडर कर सकते हैं दैट इज इनफ इफ वी वांट टू मेजर द स्किन फोल्ड थिकनेस ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो और इसको साथ में चेक करने के लिए हम स्किन फोल्ड कैलिपर्स को यूज करते हैं। मैं बता चुकी हूँ आपको कैलिपर्स को यूज, कैलिपर्स क्या होते हैं ये आपने पढ़ा होगा, आपने फिजिक्स में ये पढ़ा होगा, आई होप 11th-12th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो कैलिपर्स को हम यूज करते हैं ताकि हम स्किन फोल्ड थिकनेस को चेक कर सकें। ओके, सो दिस इज अबाउट योर न्यूट्रिशनल असेसमेंट का नेक्स्ट मेथड विच वाज द स्किन फोल्ड थिकनेस एंथ्रोपोमेट्री में। देन एंथ्रोपोमेट्री में ही नेक्स्ट है आपका वेस्ट सर्कमफेरेंस। वेस्ट सर्कमफेरेंस हमारा क्या है, इसमें हम डिस्टेंस मेजर करते हैं अराउंड द स्मॉलेस्ट एरिया बिलो द रिब केज। रिब केज के नीचे, रिब केज के जस्ट नीचे आपको जो स्मॉलेस्ट एरिया है वेस्ट का, उसको हम मेजर करते हैं। अम्बिलिकस के ऊपर है, ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट एरिया अम्बिलिकस के ऊपर होता है, सो अम्बिलिकस के ऊपर हम मेजर करते हैं। एंड इसमें हम एक नॉन स्ट्रेचेबल टेप को यूज करते हैं। नॉन स्ट्रेचेबल क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि अगर वो स्ट्रेच करेगा तो प्रॉपर मेजरमेंट नहीं मिलेगी। तो जो हमारा मेजरिंग टेप है, इंच टेप है, उस मेजरिंग टेप को, नॉन स्ट्रेचेबल टेप को यूज करके उस एरिया को हम मेजर करते हैं। ओके, एंड इफ द मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 40 इंचेस फॉर मेन एंड 30 इंचेस फॉर विमेन, इट इज कंसिडर्ड एज अ रिस्क फैक्टर फॉर अ डिजीज। अगर किसी का जो वेस्ट सर्कमफेरेंस है, एक आदमी का वेस्ट सर्कमफेरेंस अगर 40 इंच से ज्यादा है, या और अगर एक वेमेन का जो वेस्ट सर्कमफेरेंस है वो 35 इंचेस से ज्यादा है, इसका मतलब दीज पीपल आर एट हाई रिस्क टू डेवलप द डिजीजेस विच कैन बी ड्यू टू अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है। सो दिस इज देयर। देन नेक्स्ट इज योर मिड आर्म सर्कमफेरेंस। वेस्ट सर्कमफेरेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट इज मिड आर्म सर्कमफेरेंस। मिड आर्म सर्कमफेरेंस, तो इसमें हम क्या करते हैं, वही जो मैंने आपको बताया, एक्रोमियन प्रोसेस और ओल्क्रोनियन प्रोसेस के बीच की हमारी जो डिस्टेंस होती है उसको हम मेजर करते हैं। देन इट इज विद द मेजरिंग टेप इट इज मेजर्ड। ओके, और मेनली ये हमें हेल्प कर सकता है प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन के लिए। क्यों प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन के लिए हेल्प कर सकता है, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द डिटरमाइनिंग, यू कैन से वन ऑफ द थिंग्स विच वी कैन सी इफ वी आर चेकिंग फॉर प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। बिकॉज अगर यहाँ पे बच्चे को वेट नहीं गेन हो रहा, बच्चे के हाथ पैर एकदम पतले पतले से हैं, तो प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन को उसमें पता किया जा सकता है। और द आर्म सर्कमफेरेंस कैन बी, वैसे तो आर्म सर्कमफेरेंस बहुत हेल्पफुल है हमारा ओवर न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन को पता करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट इज काफ सर्कमफेरेंस। वेस्ट सर्कमफेरेंस बता दिया मैंने, आर्म सर्कमफेरेंस बता दिया, देन काफ सर्कमफेरेंस। काफ सर्कमफेरेंस हमारा क्या है, ये अगेन दिस इज वन ऑफ द अदर टाइप ऑफ एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। इसमें हम काफ सर्कमफेरेंस को मेजर करते हैं, ठीक है, ताकि एक इंसान के बॉडी के वेट को पता कर सकें, उसका फैट के बहुत ज़्यादा फैट स्टोर्ड है या नहीं वो पता कर सकें, बहुत मोटा है वो इंसान या बहुत पतला है, ओबेसिटी है या नहीं, दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द काफ। काफ पता है ना बेटा क्या होता है, नी के नीचे, हमारी जो नीज है उसके नीचे जो पीछे की तरफ जो मसल्स होते हैं, जो गोल गोल सा हिस्सा आपको दिखाई देता है, दैट इज द काफ। जहाँ पे जो लंबे वाले सॉक्स पहनते हैं हम, स्टॉकिंग्स नहीं, एंकल लेंथ से भी जो लंबे सॉक्स होते हैं वो जहाँ पे आकर रुकते हैं, दैट इज द काफ मसल्स, ठीक है। सो काफ मसल्स उन्हें बोलते हैं। तो काफ सर्कमफेरेंस में उसी को हम मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और ये बच्चों में नहीं यूज किया जाता है, ये मेथड यूज किया जाता है अडल्ट्स के लिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड बच्चों के लिए यूज कर रहे हैं, कौन सा अडल्ट्स के लिए। जैसे कि वेस्ट सर्कमफेरेंस, वेस्ट सर्कमफेरेंस हम यूज कर रहे थे अडल्ट्स के लिए, मेन वेमेन के लिए। मिड आर्म सर्कमफेरेंस बच्चों के लिए यूज करते हैं, हेड सर्कमफेरेंस बच्चों के लिए यूज करते हैं, चेस्ट सर्कमफेरेंस अडल्ट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं और बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चेस्ट सर्कमफेरेंस आपके में दिया नहीं है वैसे, पर फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने पढ़ा होगा, आई एम श्योर, ठीक है। सो या, एंड द नेक्स्ट इज योर हेड सर्कमफेरेंस। हेड सर्कमफेरेंस हमारा जो है वो भी बच्चों में मेजर किया जाता है। इट इज मेनली हेल्पफुल फॉर द चिल्ड्रन हु आर बिलो द एज ऑफ 3
द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 3 उनके लिए यूज किया जाता है. इट इज हेल्पफुल इन इंडिकेटिंग द नॉन न्यूट्रिशनल abnormalities ऑल्सो. नॉन न्यूट्रिशनल क्यों? जैसे कई बच्चे होते हैं जिनको अब आपको ये चीज पता है, यानी हाइड्रोसेफेलस एक कंडीशन है, आप मेडिकल सर्जिकल में पढ़ोगे. उसमें क्या होता है, जो CSF है वो पूरा फिल हो जाता है क्रेनियल कैविटी के बाहर, तो हेड जो है वो काफी बड़ा हो जाता है. हॉस्पिटल में आपने पीडियाट्रिक में अगर गए हो, ICU में तो शायद देखा हो. पीडियाट्रिक नहीं, पीडियाट्रिक में भी देख सकते हो, वैसे न्यूनेटल में भी देखने को मिल जाएगा. पीडियाट्रिक में भी इट कैन बी देयर. ठीक है. सो वैसी एबनॉर्मैलिटीज को फाइंड आउट करने में भी हेड सर्कमफेरेंस हेल्प करता है. ओके, सो दिस वाज अबाउट द हेड सर्कमफेरेंस. मतलब ओवरऑल बात यही है कि हेड सर्कमफेरेंस न्यूट्रिशनल के साथ साथ बाकी जो दूसरे डिसऑर्डर्स हैं उसको पता करने में भी वो हेल्प कर सकता है. ठीक है. मेनली न्यूरोलॉजिकल कम्स अंडर दिस. सो ये सब हमारा था एंथ्रोपोमेट्रिक के अंदर. पहला हमारा न्यूट्रिशनल असेसमेंट का मेथड क्या था? क्लिनिकल असेसमेंट. नेक्स्ट हमारा था एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट. एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट के अंदर थी ये सारी चीजें, हेड सर्कमफेरेंस, वेस्ट सर्कमफेरेंस, देन मिड आर्म सर्कमफेरेंस, स्किन फोल्ड थिकनेस, काफ सर्कमफेरेंस, ये सब उसके अंदर था. ठीक है. एंथ्रोपोमेट्री के बाद नेक्स्ट है हमारा लेबोरेटरी एंड बायोकेमिकल असेसमेंट. लेबोरेटरी एंड बायोकेमिकल असेसमेंट में क्या है कि हमारा उसमें जो टेस्ट हैं उनकी वजह से पता चल सकता है न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ पर्सन. ठीक है. सो लेबोरेटरी टेस्ट में पहला हमारा आ गया हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन. लेबोरेटरी टेस्ट में भी पहला हमारा आ गया लेबोरेटरी एंड बायोकेमिकल असेसमेंट. ये है मेन टॉपिक. लेबोरेटरी एंड बायोकेमिकल में सबसे पहले हम डील कर रहे हैं लेबोरेटरी के साथ. सो लेबोरेटरी टेस्ट में सबसे पहले हमारा आ गया हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन. हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन हमारा जो है ये बहुत सारे न्यूट्रिशनल सर्वे में कंडक्ट किया जाता है. ये बहुत यूजफुल है ओवरऑल न्यूट्रिशनल स्टेटस को जानने के लिए. देन ऑल्सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन असेसमेंट में, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन में हम RBC काउंट को पता कर सकते हैं. RBC काउंट मतलब रेड ब्लड सेल्स. तो RBC काउंट को पता कर सकते हैं, साथ साथ में हिमैटोक्रिट पता कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें भी हमें मिल जाती हैं जो हमें हेल्प करती हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को फाइंड आउट करने में. जैसे अगर अनीमिया पता किया जा सकता है, तो अनीमिया किस वजह से है? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से है, तो वो भी पता चल सकता है. सो इसके लिए द वेरी फर्स्ट इज हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन. नेक्स्ट लेबोरेटरी टेस्ट विच इज हेल्पफुल इज स्टूल एंड यूरिन. स्टूल और यूरिन हमारा जो है ये हेल्प कर सकता है इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स को जानने के लिए. इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स मतलब जो इंटेस्टाइन में कीड़े हो जाते हैं, कहते हैं ना पेट में कीड़े हो गए, वही चीज है. सो स्टूल एग्जामिनेशन हमारा हेल्प कर सकता है इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स को पता करने के लिए, क्योंकि अगर इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हैं तो भी बॉडी को न्यूट्रिशन जो है वो बॉडी में यूटिलाइज नहीं होगा. ठीक है. द पैरासाइट्स विल बी taking up all the nutrition from your body and your body will not be getting any sort of nutrition from the food or the nutrition which you are taking. Okay. So for that particular purpose this stool examination is helpful for checking up the intestinal parasites, for the presence or for identifying or for knowing that whether the parasites are present. उसके लिए stool examination helpful है. ठीक है. और अगर किसी को पहले से पैरासिटिक इन्फेस्टेशन था, किसी की हिस्ट्री है कि किसी को पहले हुआ है, किसी को कोई क्रोनिक डिसेंट्री हुई है, किसी को कोई डायरिया हुआ है, तो ये सब भी पता करने के लिए स्टूल और यूरिन जो एग्जामिनेशन है वो बहुत हेल्पफुल है. एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हाँ पहले इस आदमी को ऐसा हो चुका है, तो शायद अभी भी ऐसा तो नहीं है, या फिर अगर पहले हुआ था तो उसकी वजह से अभी तो कोई दिक्कत नहीं पता चल रही है. सो इन आइडेंटिफाइंग ऑल दीज फैक्टर्स स्टूल एंड यूरिन एग्जामिनेशन इज हेल्पफुल. यूरिन एग्जामिनेशन क्यों हमारा हेल्पफुल है? क्योंकि यूरिन में हम ये पता कर सकते हैं कि कहीं यूरिन में एल्ब्यूमिन तो प्रेजेंट नहीं है, शुगर तो प्रेजेंट नहीं है, तो वो हमें बताएगा डायबिटीज के लिए. मैं आपको ये पूरा पढ़ा चुकी हूँ पीछे मैकेनिज्म. ठीक है. डायबिटीज मेलाइटिस जब मैंने पढ़ाया था. सो यूरिन में हम चेक करते हैं अगर शुगर प्रेजेंट है या एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है, मतलब किसी को मतलब पर्सन को डायबिटीज हो सकती है. सो उससे भी हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का पता चल रहा है. ठीक है. न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर का पता चल रहा है एक्चुअली. सो द नेक्स्ट इज बायोकेमिकल टेस्ट. लेबोरेटरी और बायोकेमिकल पढ़ रहे थे ना, उसमें पहले हमने लेबोरेटरी में देखा. लेबोरेटरी में क्या क्या था? हीमोग्लोबिन असेसमेंट, दूसरा था स्टूल एंड यूरिन. नेक्स्ट इज बायोकेमिकल टेस्ट. बायोकेमिकल टेस्ट हमारा जो है यहाँ पे मेनली हम मेटाबॉलिक फंक्शंस को चेक करते हैं.
ऐसे टेस्ट को कंडक्ट कराते हैं जो हमें मेटाबॉलिक फंक्शंस के बारे में बताता है। मेटाबॉलिक फंक्शंस किस चीज का? मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द विटामिन्स एंड द मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स का मेटाबॉलिक फंक्शन किस तरीके से हो रहा है वो पता करने के लिए। देन न्यूट्रिशनल स्टेटस को पता करने के लिए, कुछ क्लिनिकल साइंस को इवेल्युएट करने के लिए भी बायोकेमिकल टेस्ट को कंडक्ट करा जाता है। ठीक है, सो दिस कैन बी डन। बॉडी फ्लूइड्स को पता करने के लिए कि मतलब जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उसमें कितना न्यूट्रिशन है, मतलब यू कैन से कि जो न्यूट्रिएंट्स जो फ्लूइड्स हैं बॉडी में, वो फ्लूइड्स में कितना न्यूट्रिशन है, कितना उसमें टॉक्सिक कंटेंट है, वो पता करने के लिए भी इट इज हेल्पफुल। ठीक है, न्यूट्रिशन को पता करने के लिए जैसे कि सीरम रेटिनॉल को पता कर सकते हैं, सीरम आयरन को पता कर सकते हैं। ठीक है, सो कितना आयरन प्रेजेंट है फ्लूइड में, कितना रेटिनॉल प्रेजेंट है बॉडी फ्लूइड्स में, वो पता करने के लिए कर सकते हैं। देन क्या एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ मेटाबोलाइट्स अगर प्रेजेंट हैं, जैसे कि यूरिन में हमारा यूरिनरी आयोडीन प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, सो वो सब पता करने के लिए मेनली द बायोकेमिकल टेस्ट आर परफॉर्म्ड। ठीक है, और साथ साथ में अगर हमने किसी पेशेंट को कोई लोडिंग डोज दिया है तो लोडिंग डोज को देने के बाद हम ये देख सकते हैं कि जो विटामिन्स हैं उनका, मतलब यू कैन से कोई मेडिसिन देने के बाद या प्रॉपर कुछ ऑल ऑफ अ सडन अगर हमने किसी पेशेंट को कुछ इमरजेंसी में कोई मेडिसिन दी है तो उसमें हम उसका इफेक्ट पता कर सकते हैं, एंजाइमल एक्टिविटी को पता कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज थिंग्स कैन बी डन बाय असेसिंग द बायोकेमिकल टेस्ट और बाय कंडक्टिंग द बायोकेमिकल टेस्ट एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट बायोकेमिकल टेस्ट हमारे जो हैं ये इनका नेचर क्या है, ये हमारे टाइम कंज्यूमिंग होते हैं क्योंकि आपने टेस्ट कंडक्ट किया, फिर उसको टेस्ट के लिए भेजा, फिर रिपोर्ट आएगी। एंथ्रोपोमेट्रिक में क्या है, तुरंत आपने मेजर किया, तुरंत हो गया, टाइम नहीं वेस्ट हुआ। ठीक है, बायोकेमिकल टेस्ट हमारे जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव भी है, देन लार्ज स्केल में कंडक्ट नहीं कर सकते। जैसे एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट है, पूरी कम्युनिटी के लिए आप कंडक्ट कर सकते हो, पर जैसे बायोकेमिकल टेस्ट हमारे जो है वो बहुत ज्यादा, बहुत लार्ज स्केल ऑफ पीपल के लिए इट कैन नॉट बी कंडक्टेड। न्यूट्रिशनल असेसमेंट पूरी कम्युनिटी का करना है, विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग बाय यूजिंग द बायोकेमिकल मेथड। ठीक है, बहुत सारे हमारे साथ में ऐसे बायोकेमिकल टेस्ट हैं जो सिर्फ करंट न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में बताते हैं। ठीक है, या फिर माइल्ड डेफिशिएंसीज के बारे में बता पाते हैं, बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, क्वांटिफाई नहीं कर पाते हैं। क्वांटिफाई मतलब पता नहीं कर पाते कि डेफिशिएंसी बहुत सीवियर है या बहुत एक्चुअली ये पता करने में तो इट इज हेल्पफुल, क्योंकि बायो के एंथ्रोपोमेट्रिक में हमें क्या है, मेजर किया, उसको नॉर्मल के साथ मैच किया, फिर हमें पता चलेगा कि नॉर्मल है या नहीं। बायोकेमिकल में क्या है, बायोकेमिकल में आप एग्जैक्ट क्वांटिफाई कर सकते हो प्रॉब्लम को। क्वांटिफाई मतलब अगर जैसे हीमोग्लोबिन आया, ठीक है, हीमोग्लोबिन रेट आपको पता है एक विमेन का हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, इट शुड बी 12 to 13। ठीक है, एक मेल है तो 15 to 17 होना चाहिए। ठीक है, सो इस तरीके बायोकेमिकल टेस्ट में आप ये चीज कंडक्ट कर सकते हो, क्वांटिफाई कर सकते हो प्रॉब्लम को, प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ प्रॉब्लम हमें पता चल सकती है, बट इनको लार्ज स्केल में कंडक्ट करवाना इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लगेगा, बहुत पैसा लगेगा, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। ठीक है, देन कुछ हमारे साथ में बहुत इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल टेस्ट हैं जैसे कि सीरम रेटिनॉल, सीरम एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंडेक्स, सीरम फॉलेट, ये सारे हमारे जो हैं वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल टेस्ट हैं विच आर कंडक्टेड फॉर इवेल्युएटिंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ पर्सन एंड ऑल्सो टू इवेल्युएट द यू कैन से न्यूट्रिशनल स्टेटस के साथ साथ यू कैन ऑल्सो इवेल्युएट द प्रेजेंस ऑफ एनी deficiency that can also be evaluated. Okay, so this was about the biochemical tests. Okay, next is the functional indicators, but next I'll be telling in the next class. Okay, functional indicators, अभी हमारे और ऐसे factors बचे हैं nutritional assessment के जिनके through the nutritional assessment can be conducted. Okay, I hope whatever I have taught you so far is clear to you people, and you can keep writing your doubts like we always do, and the further I will be taking in the next class. Okay, so yeah, there's nothing much which I want to say. Keep studying, keep studying whatever I'm teaching, because now seriously not much is left. Your syllabus is about to get over.
सिलेबस खत्म होने वाला है, कोर्स खत्म होने वाला है, उसके बाद आई बी एक्सपेक्टिंग यू पीपल टू गिव अ टेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो जो पढ़ाती जा रही हूँ लगे हाथ आप पढ़ते रहो उसको। ठीक है, बहुत ज्यादा बच्चा नहीं है, सिलेबस आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सो नेक्स्ट आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द ग्रोथ कार्ड, जो मैंने बताया था रोड टू हेल्थ कार्ड, उसके बारे में नेक्स्ट मैं बताऊंगी आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मेथड्स। ठीक है, थैंक यू क्लास, नेक्स्ट विल बी डीलिंग इन द नेक्स्ट क्लास।